हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। जहां आज हम बात करने वाले हैं प्रथम वर्ष का विषय जिसका नाम है भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास का इकाई 1। जी हाँ, इस इकाई 1 का जिसका नाम है भाषा क्या है उसकी बात हम करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। जी हाँ, चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को। तो उनमें सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाषा क्या है। सवाल पूछा कि भाषा क्या है, भाषा के मुख्य स्वरूप की व्याख्या कीजिए। जी हाँ, भाषा क्या है उसके मुख्य स्वरूप की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा की। भाई इस इकाई से जो प्रश्न पूछा जाएगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। जी हाँ, 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा तो पूछ सकता है भाषा क्या होती है। तो आप क्या बताएंगे भाई भाषा का अर्थ। यहाँ पर देखिए लिखना कैसे है, जो आपको ऐसा प्रश्न दिया रहे तो आप उसका उत्तर लिखेंगे कैसे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, भाषा का अर्थ पहले ऐसा हेडलाइन दिए थोड़ी सी, उसके बाद क्या लिखा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने मन की बात दूसरों से कह सकता है या लिखकर अभिव्यक्त करता है। अभिव्यक्त मतलब बताना, वही भाषा है। भाई भाषा क्या है, अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करना, अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख पाए हैं भाई कि जिसके माध्यम से मनुष्य अपने मन की बातों को दूसरों से कह सकता है या लिखकर अभिव्यक्त कर सकता है, वही भाषा है। तो उसे ही क्या कहते हैं भाई, भाषा कहते हैं। आगे देखिए, भाषा मानव जीवन के लिए ईश्वरीय वरदान है। यही मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करती है और इसी कारण मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ भी है। भाई भाषा जो है वो मानव जीवन के लिए ईश्वरीय वरदान है, यानी ईश्वर का दिया हुआ वरदान जैसा है और यही मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग भी करती है और इसी के कारण मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। और इसी बात के कारण मनुष्य जो है वो दूसरे प्राणियों से, दूसरे जीवधारियों से क्या है, श्रेष्ठ है, क्योंकि हम भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। हम देखते हैं ऊंट, जानवर, भेड़, बकरी तो ये सब कुछ नहीं कर पाते, लेकिन हमने भाषा का प्रयोग किया हुआ है। तो ये 2 नंबर के लिए आ सकता है। अब आपको ऐसा भी पूछ सकता है भाई सवाल कि भाषा के स्वरूप को बतलाइए ना। आप आधा सवाल तो यहाँ भी अभी हमने देखा वो भाषा क्या है, आधा सवाल ये है कि भाषा के स्वरूप की व्याख्या कीजिए, बताइए कि भाषा का स्वरूप कैसा है। तो भारत भाषा के स्वरूप की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाषा के स्वरूप की बात की जाए, अगर भाषा के स्वरूप की बात की जाए, किसकी बात की जाए, भाषा के स्वरूप की, तो अगर आप देखेंगे भाषा के स्वरूप की तो भाई यहाँ पर सीधा सीधा आपको मिल जाएगा कि हाँ, अगर आप भाषा के स्वरूप की बात कर रहे हैं तो भाषा के स्वरूप की व्याख्या निम्नानुसार दी गई है। मतलब भाषा का स्वरूप क्या होता है बताया गया है। तो भाषा का स्वरूप 2 प्रकार से होता है। एक, भाषा जो है वो संप्रेषण का साधन है। भाषा जो है वह संप्रेषण का साधन है, यानी कि भाषा 2 व्यक्तियों के बीच में संवाद स्थापित करने का साधन है। भाषा के द्वारा ही मनुष्य अपने विचारों को एक दूसरे से अभिव्यक्त कर सकता है। इसी प्रकार दूसरे के व्यक्त विचारों एवं भाव को भाषा के द्वारा ही जान सकता है। यानी भाषा संप्रेषण का साधन, संप्रेषण मतलब वार्तालाप का। हम अपने बीच की बात, हम अपने किसी दूसरे व्यक्ति से, हम दोनों के बीच की जो बात होगी वो भाषा के द्वारा होगी। मैं उसे बताऊंगा और वो समझेगा सिर्फ और सिर्फ भाषा के द्वारा। तो भाषा जो है 2 व्यक्तियों के बीच बातचीत यानी कि संप्रेषण क्या होता है, बातचीत यानी कि संप्रेषण। जी हाँ, भाषा संप्रेषण का मतलब क्या है, बातचीत उसका साधन है। अब दूसरा देखिए भाई कि भाषा जो है वो सामाजिक प्रक्रिया का आधार है। भाषा जो होती है वो सामाजिक प्रक्रिया का भी आधार है। हमारी सामाजिक प्रक्रिया की बात करें भाई, हमारे समाज में जो है कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं, चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर भाषा जरूरी है। जैसे अंग्रेजी में कहा गया है कि मैन इज ए सोशल क्रिएचर, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जी हाँ, अर्थात मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अंग्रेजी में कहा गया है। तो भाई हमें समाज में रहना है, समाज के कार्य करने हैं, है ना, संचालित करना है, तो हमें भाषा का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो लिखित हो या मौखिक हो, है ना, भाषा का उपयोग होगा ही होगा। तो जो जितने अच्छी भाषाओं का इस्तेमाल करता है वह जीवन में उतना ही सफल व्यक्ति होता है। ठीक, तीसरा देखिए, तीसरा जो यहाँ पर भाई भाषा चिंतन का माध्यम भी है। भाषा जो है क्या है, चिंतन का माध्यम है। आप यहाँ देखेंगे तीसरा ग नंबर का दिया हुआ कि भाषा जो है वो चिंतन का माध्यम है। भाषा जो होता है चिंतन का माध्यम है, यानी कि भाषा एवं विचार एक दूसरे पर आश्रित हैं। आप मन में सोच कर देखिए, आप मन में अभी सोचोगे तो क्या सोचोगे, मन में आप हमेशा ऐसा ही सोचोगे कि आप जिस भाषा में, मातृभाषा में बोलते हैं ना, उसी भाषा में आपको विचारेगा। मैं आपको कहूँ कि मन में सोचिए कि आप सुंदर सपना देख रहे हैं, तो आप मन में सोचने लग जाएंगे और उसमें कुछ ना कुछ बातचीत करेंगे। तो मन में भी हम बोलते हैं तो वो भाषा के द्वारा ही हो सकता है। अगर आपको बोलना ही नहीं आएगा तो आप सोचोगे कैसे मन में। तो भाषा एवं विचार एक दूसरे पर आश्रित है। विचारों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है और भाषा के बिना विचारों को अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। बिना भाषा के हम अपने विचार कैसे लाएंगे भाई सामने। अगला देखिए,
अगला है भाई, भाषा संस्कृति का आधार है। भाषा जो है वो संस्कृति का आधार है। भाषा एवं संस्कृति भी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। आधार का मतलब क्या है? एक दूसरे पर निर्भर करना भाई। भाषा रहेगी तो संस्कृति चलेगी, क्योंकि हम जो भी संस्कृति मनाते हैं, जैसे कि हम होली, दिवाली, ईद कुछ भी मना रहे हैं, तो हम अपने भाषा का इस्तेमाल जरूर होता है उसमें। तो याद रखिए, भाषा ही संस्कृति का आधार होती है। हमारे इतिहास में भी और आने वाले भविष्य में भी भाषा ही है जो बहुत निर्णायक साबित होती है, जिसका आवश्यक है होना। अगला आप देखिए, तो अगला आप देखेंगे भाई, तो अगला आपको मिलेगा कि समाज, भाषा जो है साहित्य का आधार है। भाषा जो है वो साहित्य यानी कि लिटरेचर, यानी कि जिसमें हम रचनाएं करते हैं। किसी भी साहित्य की रचना भाषा के माध्यम से होती है, यानी लिटरेचर, कहानी, किताब जो भी लिखना है। कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य जो समाज का दर्पण, यानी जो किताबें लिखी जाती हैं वो मुख्य जीवन से प्रेरित होकर साहित्य समाज का दर्पण है। कहा गया है कि भाई जो हमारे डेली लाइफ में किताबें लिखते हैं, उन्हीं किताबों, वो जो किताबें लिखी गई हैं वो लेखक अपने भाषा समाज को देखकर ही लिखते हैं। तो किसी भी साहित्य को अगर आपको क्या करना है भाई, साहित्य को सुनना है, उसका अध्ययन करना है, तो उस भाषा के बोलने वाले समुदाय, जी हाँ, भाषा के बोलने समुदाय के जीवन की परिस्थितियों का समुचित ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ये तो हो गया भाई भाषा के बारे में। ठीक, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो देखिए कि भाषा की प्रकृति एवं विशेषताएं बताइए। भाषा की प्रकृति और विशेषताएं बताइए। तो बात करें इसकी प्रकृति की, यहाँ पे भाषा जो है उसकी 4 प्रकृति यहाँ पर दी हुई है। विशेषताओं की बात बाद में करेंगे, पहले भाषा की प्रकृति की बात करते हैं। अतः अगर यहाँ पे अति लघु उत्तर यानी 2 नंबर का पूछेगा वेरी शॉर्ट, तो यहाँ पर भाई आ ही सकता है। एक, कि भाषा एक वाक प्रधान ध्वनि समूह है। वाक यानी बोलने के आधार पर। भाषा एक व्यवस्था है। भाषा प्रतीकों की व्यवस्था है। भाषा सामाजिक क्रिया का आधार है। तो यहाँ पर आपको जो 4 चीज दिखाई दे रही है, ये चारों जो है भाई, ये क्या है? भाषा की प्रकृति, यानी भाषा का नेचर है, प्रकृति है। तो भाषा की प्रकृति 4 प्रकार की होती है। नंबर 1, भाषा वाक प्रधान ध्वनि समूह है। नंबर 2, भाषा एक व्यवस्था है। नंबर 3, भाषा प्रतीकों की व्यवस्था है। नंबर 4, भाषा सामाजिक क्रियाओं का आधार है। तो यहाँ पर 4 जो हैं ये भाषा की प्रकृति हो गई है। तो 4 भाषा की प्रकृति यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट है। और हम बात करेंगे, चलिए भाषा की विशेषताओं की बात करते आगे बढ़ते थे। यहाँ पर देखिए भाषा की विशेषताएं दी हैं, सीधे सीधे ध्यान से देखिए, बहुत आसानी से लिखा हुआ है। तो अगर हम बात करें भाषा की विशेषता की, भाषा की विशेषता की बात करें, तो भाई आप देखेंगे कि भाषा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित दी गई हैं। नंबर 1, अगर पहले विशेषता की बात करें तो भाषा परंपरा से प्राप्त होती है। आपने जो भाषा सीखी है और मैंने जो भाषा सीखी है, आपने अपने माता पिता से सीखी होगी, मैंने अपने माता पिता से सीखी है। तो भाषा जो है परंपरा से प्राप्त होती है। हमारे माता पिता ने उनके माता पिता से प्राप्त की होगी। तो भाषा जो है परंपरा से प्राप्त होती है। भाषा कोई एक दिन में नहीं बनती, भाषा कोई 1-2 दिन में, 1 हफ्ते में नहीं बनती है। भाषा जो है सालों का क्या संगम होता है। सालों से किसी भाषा को बोल बोल के उसका परिवर्तित स्वरूप है ना। तो उसके विकास की एक परंपरा है। विभिन्न समुदायों, संस्कृतियों के मेल से उनमें नए नए शब्द जुड़ते चले जाते हैं। जैसे हिंदी भाषा में अरबी, फारसी, उर्दू तथा अंग्रेजी के अनेक ऐसे शब्द समाहित यानी जुड़ चुके हैं जिन्हें अलग करना कठिन है और उस भाषा का भाग बन चुके हैं। तो भाषा जो है वो परंपरा से प्राप्त होती है। दूसरा देखिए, भाषा अर्जित संपत्ति है, यानी भाषा को भाई कमाना पड़ता है। भाषा जन्मजात नहीं मिलता। बच्चा पैदा होता है तो वो भाषा नहीं बोलता है, उसे सिखाना पड़ता है। वो अपने माता पिता को सुनकर, परिवारजनों को सुनकर ही उसे दोहराता है, अनुकरण करता है। तो भाषा मनुष्य का जन्मजात गुण नहीं है, न ही वह पैतृक संपत्ति। ऐसा भी नहीं कि पिताजी को भाषा आती तो मुझे भी आ जाएगी, कंपलसरी नहीं, जरूरी नहीं है। वह अर्जित संपत्ति, अर्जित यानी हासिल करना होता है, जिसे समाज में रहकर मनुष्य धीरे धीरे हासिल करता है। बढ़ते हैं अगली तरफ। तो अगला जो है वो तीसरा देखिए, भाषा अनुकरण से अर्जित की जाती है। भाषा जो है वो अनुकरण से अर्जित की जाती है। अनुकरण मतलब भाई फॉलो करके। तो अनुकरण मनुष्य का वास्तविक गुण है, अतः बच्चा अनुकरण से भाषा भी सीखता है। तो आपने देखा होगा विदेशों में जो छात्र होते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, स्कूल में नहीं भी गए होते, भी एकदम छोटे होते हैं, वो भी अंग्रेजी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई टेंस, काल, ग्रामर, व्याकरण नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी वो अंग्रेजी बोलते हैं क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी बोलते हुए अपने माता पिता को सुना तो उसका अनुकरण किया। ठीक, तो ये हो गया। चौथा देखिए, भाषा में परिवर्तनशीलता है। भाषा लगातार बदलेगी भाई। भाषा जो है परिवर्तनशील, बदलते रहती है। कैसे बदलती है? देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है और उस नियम के अनुसार भाषा भी परिवर्तनशील है। हम लोग अभी जैसे कुछ आप देखोगे आम बोलचाल की भाषा में, पहले हमें कहा जाता था, आप कहा जाता था, अब क्या कहा जाता है? अपने को, मेरे को। तो कुछ भाषाओं में ऐसे बदलाव जो है आते ही रहता है। तो भाषा परिवर्तनशील है, धीरे धीरे बदलते रहती है। फिर अगला देखिए भाई, 5वां, भाषा समाज सापेक्ष है। भाषा जो है समाज में ही है। ठीक, तो मनुष्य जो है जो भी भाषाएं बोलता है वो समाज में ही बोलचाल, सीखना, सब कुछ समाज में रहकर ही सीखता है। वो घर के अंदर बैठकर सारी भाषा एक साथ नहीं सीख सकता, या भाषाओं के बारे में पूरी जानकारी तो नहीं ले सकता। ठीक, अगला देखिए, भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है भाई।
भाषा का मानक रूप यानी भाषा का माना हुआ ही। तो ये सारी चीज़ें जो है ये भाषा के ऊपर हैं। तो ये भाषा के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हो गए। चलिए अब हम बढ़ते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। जैसे कि एक प्रश्न है कि भाषा के प्रकार बताइए। क्या प्रश्न है कि भाषा का जो है प्रकार बताइए। प्रश्न क्रमांक देखिए, भाषा के प्रकार, प्रकार नहीं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, प्रकार्य। अब प्रकार्य क्या होते भाई? प्रकार का मतलब होता है भाषा क्यों जरूरी है, भाषा रहेगी तो क्या होगा, नहीं होगी तो क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे भाई कि भाषा के प्रकार की बात हो रही है। तो भाषा के किन्हीं 3 प्रकार या 2 प्रकार की विवेचना करने आ जाएगा। तो भाषा के प्रकार की बात हो रही है तो भाषा के प्रकार निम्नलिखित दिए गए हैं। कौन से भाई निम्नलिखित प्रकार हैं? एक है अभिव्यक्ति। क्या है? अभिव्यक्ति, यानी अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रकट करना, अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना। तो भाषा का मुख्य कार्य मनुष्य को अभिव्यक्ति प्रदान करना है। यानी भाई भाषा का सबसे मेन काम जो है वो किसी मनुष्य को अभिव्यक्ति प्रदान करना, यानी हम अपनी बातों को दूसरे के सामने रख पाएं, दोहरा पाएं, यह काम किसका है? भाषा का है। हम अपने भाव, विचार, ये सब कुछ भाषा के द्वारा ही अभिव्यक्त कर पाते हैं। ठीक, बढ़ते हैं, इसी प्रश्न को आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए भाई प्रश्न कैसा है कि भाषा कैसे निर्मित होती है। जी हाँ, अगला प्रश्न क्या है कि भाषा कैसे निर्मित होती है, यानी कि भाषा बनती कैसे। भाई कैसे बनती भाषा बताओ। तो भाषा बनती कैसे? पहले लोग एक साथ मिलजुल कर रहेंगे तो कुछ खास बातों के लिए कुछ खास शब्दों का इजाद होगा, फिर वैसे जुड़ के भाषा बनती है। तो पहले लोग होते हैं, एक समाज होता है और वे लोग मिलजुल कर अपनी भाषा को बनाते हैं। इस निर्माण की प्रक्रिया में भाषा के साथ कई और पहलू जुड़ जाते हैं, यानी अचानक से नहीं बन जाएगा। कोई एक आदमी भाषा नहीं बना सकता, बहुत सारे लोग मिलकर एक समाज बनाएंगे और वो समाज में रहकर अपनी भाषा भी बनाएंगे, जिनके बारे में ना तो आप आम आदमी सोचते हो, नहीं अधिकतर भाषा वैज्ञानिक। इसमें तो कोई शक नहीं कि जैसे जैसे मानव का विकास हुआ उसमें भाषा निर्माण, वो भाषा सीखने की क्षमता का भी विकास हो गया। लेकिन उस क्षमता का कोई फायदा नहीं होता अगर समाज नहीं होता। इसलिए भाषा की परिभाषा में यह समझने की कि भाषा वास्तव में क्या होती है, हमें इंसान, उसके दिमाग व समाज के बारे में एक साथ सोचना होगा। तो भाषा निर्मित कैसी होती है? समाज में एक दूसरे के साथ रहकर नए नए शब्दों का प्रयोग कर इस प्रकार से भाषा निर्मित होती है। अब यहाँ पूछा भाई एक और सवाल देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि पशु और मानव के बीच क्या अंतर। भाई इंसान और जानवर के बीच क्या अंतर पूछा है, इसके जवाब की बात करें भाई तो देखिए, दोनों जानवर और इंसान जीवन शैली में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं के बीच संवाद करते हैं। अब देखिए, आप और मैं, हम दोनों इंसान हैं, तो भाई आने वाले जो हमारे यहाँ मवेशी होते, जानवर होते, जैसे हमने कुत्ता पाला हुआ है, गाय भैंस रखी हुई है, तो वो भी तो जानवर हैं। हम भी अपनी जरूरत के हिसाब से उठते हैं, खाते हैं, दूसरे क्रिया करते हैं, दिन में सोते हैं, जागते हैं, वैसे भी जानवर भी तो करते हैं। तो हम में और इनमें क्या फ़र्क है? जानवर भी तो आपस में चिल्ला के बात करते हैं, आपने देखा होगा, उनका भी बात करने का तरीका, आवाज़ निकाल के अलग अलग, तो हम भी तो अलग अलग आवाज़ निकाल के बोलते हैं। तो हम में और जानवरों में क्या फ़र्क है? तो संचार के रूपों दोनों, जैसे जानवर और मनुष्यों से समान दिखते हैं लेकिन कार्य अलग अलग हैं, दोनों के कार्य अलग हैं। यद्यपि रूपों को वर्गीकृत और समझाया जा सकता है, जैसे जानवर और मनुष्य में मनुष्य ने संचार के लिए बहुत ही जटिल और तेज विस्तार के साधन विकसित किए, जबकि मनुष्य जानवर के व्यवहार और वैज्ञानिकों के तरीके से माध्यम से संचार के उनके साधनों की समझ कोशिश कर रहे हैं, जो संचार में एक और रूप है। यानी अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ, ठीक है, कि जो पशु जो है वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो भाषा किस प्रकार की। पशु और मानव के बीच एक ही अभी हम कह सकते हैं अंतर है कि पशु जो है उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं बहुत ही सरल है, जबकि हम मनुष्य जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं बहुत ही जटिल है, कठिन है, बहुत जटिल भाषा है। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न को देखिए भाई, भाषा की 2 परिभाषाएं देनी है और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, डीएड की परीक्षा में बोला गया था। जी हाँ, ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है भाई, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बात को ध्यान रखिए। कौन सा क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन है भाषा की 2 परिभाषाएं लिखो, 2 परिभाषाएं बताओ। अब किस व्यक्ति ने परिभाषा दी हो? अब यहाँ पर मैं आपको 4 परिभाषाएं बताऊंगा, आप 2 याद रखिएगा। तो देखिए भाई कौन सी 2? देखिए, पहला तो है पतंजलि के अनुसार, फर्स्ट जो है पतंजलि के अनुसार, भाषा वह व्यापार है जिसमें हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ये किसने कहा था? पतंजलि ने। याद कर लीजिए, रट लीजिए कि भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। दूसरा देखिए भाई स्वीट के अनुसार, स्वीट ने कहा कि ध्वन्यात्मक शब्दों का, यानी ध्वनि वाले ध्वन्यात्मक शब्दों का विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। यानी ध्वनियात्मक शब्दों का प्रयोग करते हुए भाषा को अपने प्रकट करना, अपने विचारों को, भावों को दूसरों के सामने लाना, यही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अब सुमित्रानंदन पंत की बात की जाए भाई, सुमित्रानंदन, तो भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है, विश्व की हृदय तंत्रों की झनकार है, इनके स्वरों में भाषा की व्यक्ति होती है। अब ये थोड़ा कठिन है, इसको मत पढ़ना, मैं तो बोलूंगा ना, थोड़ा ज़्यादा कठिन है। सबसे आसान ये पतंजलि और स्वीट है। जी हाँ, ये पतंजलि जी की और स्वीट जी की भाषा जरूर पढ़िएगा। एक और देख लो, यहाँ पर श्याम सुंदर दास का भी लिखा है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के व्यक्त ध्वनि को ही
भाषा कहते हैं, यानी व्यक्त ध्वनि संकेतों को, यानी व्यक्ति अपने बीच विचारों को जानने, बताने, समझने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है उसे ही भाषा कहते हैं। ये आप लिख सकते हैं ना। तो बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो उसमें एक ये देखिए, मानव भाषा से क्या आशय लिखिए। भाई मानव भाषा क्या होती है, या भाषा का मानवीकरण क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई कि मानव भाषा से क्या आशय है, यानी इंसान की भाषा का मतलब क्या है, भाषा का मानकीकरण क्यों आवश्यक है, यानी भाषा को मानकीकरण, भाषा को एक मानक रूप देना, एग्जैक्ट नियम कानून बनाना क्यों जरूरी है। तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, बहुभाषिकता के कारण मानकीकरण की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति एक साथ कई भाषाएं बोलते हैं, जिस कारण से क्या होता है, एक भाषा का दूसरी भाषा में मेल ना हो, एक भाषा का व्याकरण दूसरे भाषा में ना चला जाए। इस कारण से भाषा का क्या करना है, मानकीकरण, यानी कि बहुभाषिकता के कारण मानकीकरण की आवश्यकता पड़ती है। जब किसी समाज में बहुत सी भाषाएं, बोलियां प्रचलित होती हैं, तो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भाषा रूप वैभव होते हैं तथा राष्ट्रीय एकता, शैक्षणिक विकास, अन्य क्षेत्रों में समान विकास के लिए सुगठित, व्याकरणनिष्ठ, लिपिबद्ध एवं सरगुण संपन्न भाषा रूप की आवश्यकता होती है। तो यही ध्यान बताइए, मानकीकरण करना इसलिए जरूरी है क्योंकि भाषा का मेल ना हो, भाषा शुद्ध रूप से रहे और सही रहे, इसलिए भाषा में क्या कहें, भाषा का मानवीकरण करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण, मोस्ट आईएमपी, गारंटी है कि भाई आ ही जाएगा। ठीक है, ये बहुत मोस्ट है, इस बात को ध्यान में रखिए। क्या प्रश्न है, प्रश्न ये है कि भाई मानक भाषा और अमानक भाषा में अंतर क्या होता है। जी हाँ, मानक भाषा और अमानक भाषा में अंतर। तो यहाँ मैं आपको 5 अंतर बताऊंगा। जी हाँ, कितने, 1 2 3 4 5 अंतर ऐसे बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं, सीधा देखते हैं कि मानक और अमानक भाषा। भाई एक तरफ का और याद कर लीजिए, कभी भी जब डिफरेंस लिखते हैं ना, अंतर, तो एक तरफ का ऐसा याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, कैसे, चलिए देखते हैं। पहला इसमें है, मानक भाषा स्थिर होती है, स्तरीय होती है तथा सर्वमान्य होती है। वहीं अमानक भाषा अस्थिर, यहाँ पे स्थिर था तो यहाँ पे अस्थिर लिख दिया है ना, स्थानीय व आंचलिक होती है। सर्वमान्य मतलब सबके द्वारा मानी आई, आंचलिक मतलब कम लोगों के द्वारा मानी गई। फिर देखिए, इसमें व्याकरण सम्मत होती है, व्याकरण सही होता है, इसमें व्याकरण का ध्यान नहीं रखा जाता है। अब इतना जरूरी नहीं इतना बड़ा लिखने के लिए, आप छोटा भी लिखें तो काम बन जाएगा। यहाँ देखिए, इसमें मानव शब्दावली का प्रयोग है। ठीक, इसमें मानव शब्दावली का प्रयोग किया जाता है ना, लेकिन इसमें भाई मानव शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाता। ये भी आप बढ़िया आसानी से लिख पाए। भाई यहाँ क्या लिखा, मानक भाषा स्थिर होती है, मानक भाषा अस्थिर होती है। यह व्याकरण सम्मत होती है, इसमें व्याकरण का ध्यान नहीं रखा जाता। इसमें मानव शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, इसमें मानव शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, बस नहीं लगाना, बल्कि पूरा सेम है। फिर मानक भाषा में देखिए, यह सभी तरह की अशुद्धियों से मुक्त रहती है, इसमें कोई गलती, कोई अशुद्धि नहीं है। जबकि इसमें देखिए भाई, इसमें वर्तनी व संचार संबंधी अशुद्धियां रहती ही रहती हैं। ठीक, और इसमें अब यहाँ पर देखिए, मानक भाषा में केवल तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग होता है, जबकि अमानक में तत्सम, तद्भव तथा विदेशी और देशज शब्दों का भी प्रयोग होता है। जी हाँ, विदेशी शब्द और देशज शब्द का भी प्रयोग करते हैं, किसमें भाई, अमानक भाषा में। तो ये हो गया मानक और अमानक भाषा के बीच अंतर। तो चलिए अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। तब तक के लिए देखते हैं हमारा चैनल स्टडी क्लास। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करो, प्लीज लाइक कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखिए। ऐसे वीडियोस बनाने में मुझे मेहनत लगती है, मैं आपके लिए और वीडियोस बना के लाऊंगा। आप बहुत अच्छे से पास होंगे डीएड की परीक्षा में। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप नोट्स भी खरीद सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते हैं हमारा चैनल स्टडी क्लास।